हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम दत्त और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। तो दिस वाज अमंग द 5 प्रोफाउंड पेपर्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। जो 5 पेपर हैं जिनका उनका लाइक जिन जो उनको लाइक दैट चेंज द वर्ल्ड, उनका नाम बहुत ही लाइक उनको प्रोफेसर का जॉब वापस साइंस में उनको एंट्री मिली थी कि ये इन 5 पेपर में से एक पेपर था। ये थ्योरी बेसिकली ऐसी चीज के बारे में होता है कि कोई भी मास अगर बहुत ज्यादा क्लोज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास से वेलोसिटी जाती है तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा। और ऑब्वियसली उसमें एक चीज है कि उसमें ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बिकॉज इस थ्योरी को यूज करके हम या एक लोगों ने एटॉम बॉम्ब जैसी चीजें बनाई। उसके बाद एक चीज पता चली कि लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि सर्टेन थिंग्स फॉर एग्जांपल ग्रेविटी जब एक ग्रेविटी अगर तुम्हारा पर एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है और एक मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दूसरे किसी मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखो, सपोज आई हैव मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो वो हम पहले न्यूटनियन ग्रेविटी से समझते थे कि ये चीज़ बहुत इंस्टेंटेनियस है, कि इमीडिएटली हो रहा है, पर एक्चुअली ये गलत है। ये इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मिले थे कि ये गलत है। तो पॉइंट है कि सपोज हम इसका कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि सपोज इसका मैं कुछ मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करके थोड़ा उल्टा सीधा शेप बना देता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी ये था कि ये इमीडिएटली इस चीज़ को अफेक्ट करेगा। ये इमीडिएटली देखेगा कि इसका मास चेंज हो गया। पर एक्चुअली फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताता है कि नहीं, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज नहीं जा सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक टाइम के लिए, एक स्मॉल टाइम के लिए, या फिर डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, ये मास देखेगा कि उसका भले ही उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे थोड़ा शेप चेंज हो गया हो, ये देखेगा कि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही है। सो और इस इसके यूज करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज करके हम देखें कि म्यूऑन एक बहुत ही अनस्टेबल पार्टिकल है। मुऑन डीके के बारे में जान पाएंगे कि भाई अगर मुऑन ऐसा चीज है, एक मुऑन यूजुअली अगर हम नॉर्मल स्पेशल जनरल न्यूटन्स के लॉ से हम या कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि वो आसमान से जब नीचे या पानी नीचे गिर रहा है, तो बाय कैलकुलेशंस वो पहुंचना नहीं चाहिए था या सरफेस, आर्थ के सरफेस पर, बट ये समहाउ पहुंच रहा है। लाइक हाउ इज इट हैपनिंग? तो ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है जो बेसिकली अगर पार्टिकल फिजिक्स में देखोगे कि इस बेसिकली तुम्हें कुछ टाइम बाद एक तुम्हें इस थ्योरी में एक मोमेंटम का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा जो यहाँ पे पी इक्वल टू गामा इंटू एम वी, और गामा इज रूट अंडर 1 - v² बाई c²। तो इफ यू गो, एक इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। इफ यू गो एंड चेक इन सम पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, यू विल सी दैट कि एक न्यूटोनियन लॉ के हिसाब से जो ग्राफ है कुछ ऐसा आना चाहिए था कि जितना या तुम मोमेंटम का ग्राफ कुछ ऐसे आना चाहिए था, पर समहाउ वो ग्राफ है कुछ ऐसे जा रहा है। और वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आइंस्टाइन के प्रेडिक्टेड वैल्यू से मैच कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो, या तो अल्टीमेटली सारे प्रूफ्स हैं कि दुनिया जो है वो स्पेशल थी एट द स्पीड ऑफ लाइट की, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ए, चलती है, ना कि न्यूटन्स लॉ से। न्यूटन्स लॉ वैलिड है जब चीज़ों की वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो अल्टीमेटली आई होप आपको इंट्रोडक्शन पूरा समझ आया होगा। तो मैं अभी देखते हैं कि यार ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की अराइज लाइक कैसे पता चला डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली एक चीज़ है कि हम, हाँ, तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन करना है। आई प्रेफर टू डिफाइन समथिंग। फर्स्ट इज व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो यार एक चीज़ है कि सपोज तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम यूजुअली क्या होता है कि हमें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज तुम्हारे पास एक, यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि टाइम जो, यूजुअली हम क्या करते हैं न्यूटन फिजिक्स में ऐसा था कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है।
कि उनको फर्क नहीं पड़ता, ये लाइक यू कैन बी एनी पोजीशन मूविंग एनी वेलोसिटी, तुम्हारा जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है। पर ऐसा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी केस में नहीं है। आइंस्टाइन से कि वो टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। अगर एक इफ ए पर्सन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, उसके लिए जो टाइम होगा वो किसी रेस्ट पार्ट मास कोई आदमी जो रेस्ट में खड़ा हुआ है उसके लिए टाइम उनका अलग होगा। तो बेस्ड ऑन दैट, या उस फॉर स्टडिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ऐसे इंस्टेड ऑफ थ्री एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट जो रेफरेंस फ्रेम यूजुअली हमारा न्यूटन फ्रेम में होता है, हमें और एक फ्रेम चाहिए जो बेसिकली फोर्थ डायमेंशन जो कहता है, जिसको हम टाइम बताएंगे। ठीक है। ये आई एम ट्राइंग दिस इज सम फोर्थ डायमेंशन जो हम एक्चुअली ड्रॉ नहीं कर सकते। पर आई एम जस्ट सेलिंग कि यहाँ पे और एक एक्सिस होगा जो कि टाइम रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे सारे इस चीज़ को हम एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो इनमें से कुछ स्पेशल चीज़ होती है जिसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स होंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स हो गए रेफरेंस फ्रेम्स, पर उनमें से कुछ स्पेसिफिकली कुछ कुछ रेफरेंस फ्रेम्स ही होंगे जिनके लिए एक रेफरेंस फ्रेम के एस्पेक्ट में दूसरा रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। सपोज मेरे पास फर्स्ट एक रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है। ये मैंने ऐसे कोई मार्क कर दिया। ऐसे तुम्हें ऐसे कुछ फ्यू विल फाइंड सम, और ये दूसरा रेफरेंस फ्रेम है। सपोज मैं करता हूँ कि इसको टाइम और एक्स को एक्स बेसिकली एक्स वाई जेड, ऐसे मैंने इसको कॉन्साइज कर दिया। ठीक है। तो ऐसे कुछ रेफरेंस फ्रेम मिलेंगे जिसके रेस्पेक्ट से एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दूसरा रेफरेंस में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। सपोज s1 के रेस्पेक्ट में ए s2 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो उन सारे रेफरेंस फ्रेम्स को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। ठीक है। तो और दूसरी चीज ये कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सेज कि कोई भी फिजिक्स के लॉज जो है तुम्हारे किसी भी इनर्शियल फ्रेम में वो वैलिड रहेंगे। पॉइंट की सपोज, या कोई भी सम, या से कोई फिजिक्स का लॉ है कि सम f इक्वल टू सम x1 x2, सम कोई फिजिक्स का लॉ है। तो if this thing is true for in one inertial frame, then if I go to some other inertial frame, suppose ये एक inertial frame s1, तो suppose मैं इसको कोई और inertial frame s2 या s3 में चला जाता हूँ, तो उन सारे inertial frame में जो क्या है कि ये फिजिक्स के लॉज वैलिड रहेंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। नाउ ये जो प्रॉब्लम, यही एक चीज थी जो आइंस्टाइन ने नोटिस किया था कि अगर प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज ट्रू, तो क्या कि बाय न्यूटन्स लॉ देखा गया था कि इसको एक अच्छा नाम है जिसको प्रिंसिपल की इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी कोवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है जो मैं बाद में बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये चीज लाइक इफ यू स्टडी GRE बेसिक जनरल रिलेटिविटी, तो उसमें ये चीज बहुत यूजफुल होने वाली है। यानी कि ये होगा कि इक्वेशन का फॉर्म वो चेंज नहीं होगा। सो सपोज ए की y इज टू ए एक्स प्लस बी होगा फर्स्ट, या लाइक एक इनर्शियल फ्रेम में। तो अगर तुम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो ये y प्राइम इंटू ए एक्स प्राइम प्लस से बी, ऐसा ही कुछ फॉर्म में रहेगा। ठीक है। पॉइंट है कि अल्टीमेटली इक्वेशन का फॉर्म रिजर्व रहेगा। तो आइंस्टाइन ने क्या देखा कि जो न्यूटन्स का लॉ है बेसिकली एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, जो कांस्टेंट मास के केस में एम डो स्क्वायर एक्स बाई डो टी स्क्वायर, ये वाला केस क्या देखा कि इट्स, ये जो है, जब हम ये चीज हम मैक्सवेल के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स इस जो है उनमें जब हम या डाल डायनामिक्स, जब हम ये देख रहे हैं कि अंडर जो न्यूटन्स के लॉज है अंडर देम जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वो कोवेरिएंट नहीं रह रहे, मतलब वो इक्वेशन फॉर्म प्रिजर्व नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर से डेल स्क्वायर पी या वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है। तो ये चीज अगर हम बाय न्यूटन्स लॉ, वो चीज हम किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाने पर ये कोई और कोई फंक्शन का फॉर्म ले रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर, या जो न्यूटन्स लॉ के अंडर वो कोवेरिएंट नहीं रहेगा, यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा।
ठीक है। तो इसका मतलब कुछ, पर ये देन ये तो मतलब बहुत ही लाइक गलत आइडिया है कि अल्टीमेटली तुम्हारा एक इनिशियल फ्रेम में तुम लॉज ऑफ फिजिक्स का ही है, और दूसरे इनिशियल फ्रेम में जाने पर तुम्हारा लॉज ऑफ फिजिक्स चेंज हो रहा है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज फिजिक्स के लॉज जो है वो लाइक यूनिवर्सल है, वो हर किसी इनिशियल फ्रेम में वो वैलिड रहना चाहिए। तो अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो बिकॉज ऑफ ही केम अप एन आइडिया कि उसको देन ही पोस्टुलेटेड कि एसटीआर के बेस्ड ऑन दिस ही गेव टू पोस्टुलेट, ताकि ऐसा उसके पोस्टुलेट बेसिकली ये थे कि अंडर दिस ऐसा ही डिजाइन थे ताकि उस पोस्टुलेट्स के अंदर वो स्पेशल या जो इक्वेशंस है जो आपका अंडर ट्रांसफॉर्मेशन कि वो कोवेरिएंट रहे। सो उन अच्छा ये समझ लिख लेता हूँ पहले कि व्हाट इज द व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एसटीआर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहली है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज ट्रू, और सेकंड चीज ये है कि तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन और इज कांस्टेंट। ऑल इनर्शियल फ्रेम। सो दिस वाज द टू पोस्टुलेट्स। तो यार अब हम इसको इन सब चीज़ों को हम थोड़ा डेप्थ में समझने की करते हैं। तो अंडर दिस जब हम ये दो कंडीशंस पुट करते हैं तो क्या देखा गया था कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस है बेसिकली वो अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन उस इन सब में जो इक्वेशंस निकल के आए थे वो उन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो फॉर्म प्रिजर्व कर रहा था। तो यार अभी थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा और टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस है। तो ठीक, तो क्या होता है कि नॉर्मली हम किसी भी लाइक सपोज हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में काम करें, किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई जेड को हम ऐसे एक लाइन से डिनोट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्या एक्स वाई जेड ऐसे पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो अल्टीमेटली एसटीआर में क्या हो रहा है कि और एक लाइन आ रहा है बेसिकली टाइम को एक्सिस को, और तो इंस्टेड ऑफ दिस हमें और एक कोऑर्डिनेट ऐड करना पड़ता है टाइम कोऑर्डिनेट। तो उस चीज को हम इवेंट बोलते हैं। लेकिन तो बेसिकली एन इवेंट इज डिस्क्रिप्शन बाय द प्लेस where it occurred and the time when it occurred। मतलब इवेंट इसकी मैं लिख देता हूँ। तो इवेंट क्या होता है, इस इवेंट is described by the place where it occurred and the time when it occurred। एंड अभी दूसरी चीज समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज वाइल्ड लाइन। तो वर्ल्ड लाइन इज नथिंग बट भाई एक पोजीशन वेक्टर जैसा है कि ये जो लाइन जो जिस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है, तो उस चीज को हम वर्ल्ड लाइन बोलते हैं जब उसमें हम और एक टाइम एक्सीडेंट कर देता है, ठीक है। तो बस वही है वर्ल्ड लाइन। पर एक चीज़ और एक समझ आऊंगा कि हम भले ही लाइक ऐसे ट्रीट करें, पर एक चीज़ समझ आऊंगा कि हम नॉर्मल जो स्पेस जो काम कर रहे हैं उस स्पेस एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेस है, उसको हम मिनकॉस स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक है हम थोड़ा देखेंगे कि वो थोड़ा अलग है, जो हम आने वाले टाइम में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसको मैट्रिक पहले क्या करेंगे, उसको मैट्रिक निकालने के लिए हम थोड़ा कुछ ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो पहले की इमेजिन करो सब, इमेजिन
या एक इवेंट वन इमेजिन करता हूँ, ठीक है, इवेंट वन इमेजिन करता हूँ। इवेंट वन में क्या है कि एक लाइट सिग्नल तुमने किसी ने इमिट किया है, ठीक है, तो लाइट सिग्नल इमिट किया एट पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड एट, और उनका उसका टाइम, और उसमें टाइम क्या था, टाइम t1 पे, ठीक है। और एक इवेंट टू इमेजिन करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं इसको हटा के इसमें इंक्लूड कर देता हूँ उसमें। और वो मैं एक इवेंट टू इमेजिन करता हूँ जिसमें लाइट सिग्नल उस क्या हुआ कि उस पॉइंट पे रिसीव हुआ है, लाइट सिग्नल रिसीव। ये क्या था, एमिटेड वाला केस था। इस पॉइंट पे लाइट सिग्नल एमिट हुआ था, और ये रिसीव वाला केस है। इस पॉइंट को मैंने क्या किया कि इसको मैंने एक नाम दे दिया। एक काम करते हैं, इसको x1 y1 एंड z1 एंड t1। ये मैंने क्या किया, इसको मैं इसको x2 y2 एंड z2 लिख देता हूँ एंड t2। ये इमिटेड वाला केस है, तो ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ऑन रिलेशन फ्रेम इज जीरो, बिकॉज ये पॉस्टुलेट है एसटीआर का। तो बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि जो लाइट जो t2 माइनस t1 जो है विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा, बिकॉज या स्पीड ऑफ लाइट जो है किसी भी इनर्शियल फ्रेम में वो कांस्टेंट रहता है बेस्ड ऑन दिस। तो एक चीज हमें, और उस हमने अभी क्या किया कि मैं इसको इसको उस साइड लेके चला जाता हूँ। तो क्या होगा कि सी स्क्वायर t2 माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये वाले इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो सब एक इनर्शियल फ्रेम में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इवेंट वन और इवेंट टू सारे एक इनर्शियल फ्रेम, वन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम हो रहा है, एक इनर्शियल फ्रेम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नाउ आई गॉट अ लू एंड गो टू सम अनदर इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। सपोज कि ये इनर्शियल फ्रेम टू में बात कर रहे हैं, और फिर सेम इवेंट सेम इंसिडेंट को उसमें उसी में मैं इवेंट वन और इवेंट टू बता रहा हूँ, ठीक है। पर इस केस में क्या होगा कि हमें यहाँ पे क्या था कि सब x2 माइनस x1 एंड x1 वन x1, तो उसके लिए क्या होगा, पर फॉर दिस इनर्शियल फ्रेम टू दिस कोऑर्डिनेट्स लाइक इमिटेड रे का जो कोऑर्डिनेट है वो थोड़ा इंस्टेड ऑफ x1 इट विल बी सम x1 प्राइम y1 प्राइम y कॉमा z1 प्राइम कॉमा t1 प्राइम, ठीक है। और इवेंट टू का, सॉरी, रिसीव रेट
का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली x2 प्राइम कोमा y2 प्राइम कोमा z2 प्राइम कोमा t2 प्राइम। ठीक है। तो एक चीज ये पता, ये एक चीज तो कंफर्म है कि बिकॉज फर्क नहीं पड़ता कोई भी नेचुरल प्लेन हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि ये हुआ कि t1 प्राइम माइनस t1 प्राइम इज इक्वल c स्क्वायर t1 प्राइम माइनस t2, ये वाला बोलिए, ये इक्वल टू x1 माइनस x प्लस y1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 प्राइम होल स्क्वायर। ठीक है। ये चीज़ तो वैलिड रहेगी, यानी कि ये हुआ कि इस केस में भी कि माइनस सी स्क्वायर t2 1 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये चीज़ से ये ठीक है। तो ये हमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही है। ठीक है। कि सपोज ये एक काम करता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं इक्वेशन वन बता देता हूँ। इक्वेशन टू, हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि हम्म, हम देखिए, एक काम और एक चीज़ है कि एक क्या करता हूँ कि मैं इस चीज़ को और जनरलाइज कर देता हूँ। ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इस इक्वेशन नंबर वन को, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सपोज इस बार नहीं लाइट नहीं, कोई और भी इंसिडेंट, कोई और भी कुछ और चीज़ भी मूव करेगी या कुछ भी एनीथिंग। ठीक है। इसमें एक इंटरवल डिफाइन कर सकता हूँ कि y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ds1 होल स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि माइनस सी स्क्वायर t2 1 माइनस t1 प्राइम होल स्क्वायर प्लस x2 1 माइनस x1 सारे प्राइम्स में दिया प्राइम होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्राइम होल स्क्वायर एंड प्लस z2 प्राइम माइनस z1 होल स्क्वायर। ये वाले टर्म जो ये सम इसको मैं d से s2 होल स्क्वायर करता लिख देता हूँ। तो एक चीज देखने को मिली कि दोनों टर्म जीरो जीरो एक वैल्यू पॉइंट पे जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ये दोनों चीज जीरो जीरो मैपिंग कर रही है। ठीक है। इसका जीरो उस इसमें जब जीरो आएगा इसमें भी जीरो ही आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक काइंड ऑफ रिलेशन बता सकते हैं कि ds1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम a into ds2 होल स्क्वायर। ठीक है। एक और एक चीज देखना कि इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं dt होल स्क्वायर बताता हूँ। मैं एक छोटा इनफिनिटेसिमल इस बार ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ। ठीक है। dy होल स्क्वायर प्लस dz होल स्क्वायर, इसको मैं इनफिनिटेसिमल कर रहा हूँ। तो इसके कारण क्या होगा कि मैंने सी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस टू होल स्क्वायर। ठीक है। ये सब जस्ट अ सेकेंड, ये जो है इन्फिनिटेसिमल, ये इन्फिनिटेसिमल नहीं है, बट ये वाला क्या करूँ मैं इसका इन्फिनिटेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ। तो एंड सिमिलरली इसका भी एक इन्फिनिटेसिमल फॉर्म होगा कि इसमें सारे प्राइम्स कोऑर्डिनेट्स होंगे कि माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम डी एस वन होल स्क्वायर। ये इन्फिनिटेसिमल नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि ये दोनों चीज जो है कुछ ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है। नाउ ए जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है। पर या ये और ये कांस्टेंट या ये कांस्टेंट जो है किस या इसमें एक चीज है कि एक हम कुछ assumptions लेते हैं कि ए कैन नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन। ठीक है। कैन नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट इन स्पेस इन स्पेस।
मतलब कि तुम किस या कोई भी इवेंट कौन से पॉइंट में हो रहा है कि तुम्हारा जो स्पेस टाइम जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें कौन से पॉइंट में हो रहा है उसमें डिपेंड नहीं करेगा। इसको इसका इस या जो assumption है इसका नाम है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस टाइम। हम या ये कौन इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है कैन नॉट डिपेंड ऑन द या पॉइंट इन स्पेस टाइम। ये एक assumption है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस टाइम assumption। ना हम और एक assumption लेते हैं जिसको कहते हैं assumption ऑफ आइसोट्रोपिक। इसका ये क्या है कि इट कैन नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी भी। ठीक है? इसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिसिटी ऑफ स्पेस। कि ये डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से या डायरेक्शन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, राइट या लेफ्ट या ऊपर या नीचे, किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो समझ आ गई। अब एक चीज़ करते हैं कि हम कोई एक या तीन इनर्शियल फ्रेम डिफाइन करेंगे K1, K2, K3। ठीक है? अब इस इनर्शियल फ्रेम का क्या है कि एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ K1, K2 एंड K3 मैं एक को सिर्फ K रख देता हूँ। K1, K2 एंड K। तो एक क्या है कि द रिलेटिव एक जो K1 या इनर्शियल फ्रेम है इसका मैं एक रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन करूंगा जो बेसिकली है V1। ठीक है? जो विद रेस्पेक्ट टू K। तो K के साथ जो K1 का रिलेटिव वेलोसिटी है वो है V1। और सिमिलरली K के साथ K2 का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो V2। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एक रिलेशन है बेसिकली, इसको मैं थ्री बताता हूँ। इसके केस में हम तीन ऐसे रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ds² इज इक्वल टू a v1 ds1 होल स्क्वायर। ठीक है? एंड और अच्छा और एक चीज मैं रिलेटिव डिफाइन करूंगा, बेसिकली K1 और K2 के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बेसिकली v12 है। ठीक है? तो इस तो ऐसे हम तीन रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, ds² इज इक्वल टू a v2 बाय ds2 होल स्क्वायर। और दूसरा तीसरा ये कि ds1 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू a v12 ds2 होल स्क्वायर। तो अब इन तीनों टर्म्स को लेके से ए बी सी बता रहा हूँ। ठीक है? ए बी सी। ना इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन करके हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। V12 इज इक्वल टू ए V2 बाय ए V1। नाउ अभी क्या है कि थोड़ा एनालिसिस करने की बात आ जाएगी कि जो V12 है, ठीक है, ये जो V12 टर्म है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि V1 और V2 के जो बीच का जो एंगल है। ठीक है? एंगल जो है V1 एंड V2 का के बीच में उसके एंगल पर डिपेंड करेगा बेसिकली जो V12 टर्म है। ठीक है? और पर जो राइट साइड वाला टर्म है, ठीक है, जो वो किसी एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वाला टर्म। ठीक है? किसी V1 और V2 के एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट V1 और V2 जो V1 और V2 के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि ये चीज हमें ये बता रही है कि A ऑफ V जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है? ये इसका मतलब है ये तभी से कंडीशन सेटिस्फाई होगा जब अगर जब ये टर्म जो है कांस्टेंट होगा। तो बिकॉज ये कांस्टेंट है तो व्हाई नॉट पुट दिस जस्ट एज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक
लिबर्टी है कि हम ऐसे कौन से सिचुएशन में हम इस चीज़ को वन पुश कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस प्राइम होल स्क्वायर। मतलब ये कि इंटरवल इज इनवेरिएंट अक्रॉस ऑल इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि सपोज यू हैव डिफाइंड सम इंटरवल इन सम इनर्शियल फ्रेम कि कुछ माइनस सी डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ये तो किसी इनर्शियल फ्रेम वन पे वन इनर्शियल फ्रेम वन में हम किसी एक इंटरवल डिफाइन किया किसी इंसिडेंट के लिए। सिमिलरली सेकेंड किसी या इनर्शियल फ्रेम में इसी इंसिडेंट के लिए हमने और एक इवेंट डिफाइन किया। ठीक है, जैसे इवेंट्स डिफाइन किया और इसके हमने एक इंटरवल ऐसे उसमें हमें ये इंटरवल मिला। ठीक है, सेम चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एस बिकॉज डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एस प्राइम होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगे अल्टीमेटली। ये जो इंटरवल हुआ, मतलब मैं दो थोड़ा डायग्रामेटिक में समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज यहाँ पे कोई एक चीज हुआ कि कुछ यहाँ एक टी वन टाइम किसी बंदे ने दौड़ना शुरू किया और टी टू टाइम में वो किसी दूसरी दूसरी सब या जगह पे पहुंचा इन वन इनर्शियल फ्रेम। फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम हम किसी x1 y1 z1 t1 टाइम से वो किसी x2 y2 z2 t2 टाइम में किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचा से b। ठीक है, और इन बेस्ड ऑन यूज इसको यूज करके हमने एक इंटरवल ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, एक छोटा सा एक इंटरवल डिफाइन किया। तो हमने दूसरा इनर्शियल फ्रेम लिया और इसमें भी हमने बेसिकली इस इनर्शियल फ्रेम को यूज करके हमने ये दो पॉइंट वापस चेक किया। उस पॉइंट पे हमें ये मिला कि इन सेकेंड इनर्शियल फ्रेम जो सेकेंड वाला इनर्शियल फ्रेम है इसमें हमें बेसिकली पॉइंट मिला कि x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम t1 प्राइम। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो सेकेंड इनर्शियल फ्रेम है ये सेकेंड इनर्शियल फ्रेम के लिए है। ये हमें मिला कि ये सब x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम t2 प्राइम ऐसा कुछ मिला। तो हमें ये मिला कि ये दो इंटर बेस इसको यूज करके जब हम जब ये इंटरवल डिफाइन करेंगे तो इस इंटरवल का वैल्यू इन दोनों इंटरवल का वैल्यू सेम रहेगा। ये है काइंड ऑफ मेन आइडिया। ठीक है, तो एक ना मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो चीज है ना इट्स नॉट नेसेसरी। ये कोई एक मैट्रिक नहीं है लाइक जो हम मैट्रिक्स स्पेसेस में डिफाइन करते हैं। जो डी एक्स वाई होता है कि एक चीज होगी कि या डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, ये सब ठीक है। मैट्रिक्स स्पेसिफाई करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होता है जैसे कि डी ऑफ एक्स कोमा जेड एड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डी ऑफ वाई कोमा जेड। ठीक है, एंड थर्ड इज of d of x comma y is equal to 0 only when x equal to 0 x equal to y। ठीक है, तो ये चीज क्लियरली ये वाली मैट्रिक को वायलेट कर रही है। इफ यू सी एग्जांपल बिकॉज ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं। बेसिकली यू विल गेट अ लाइन। ठीक है, एक लाइन मिल जाएगा जिसके लिए ये वाली जब तब ये वैल्यू जीरो होगा बेसिकली कि जब हम इसको वैल्यू पुट इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो बेसिकली हम सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर मिलता है। बेसिकली एक लाइन मिलेगा हमें जिसके लिए वो चीज लाइक हमें जीरो होगा। तो अल्टीमेटली ये प्योर ये कोई जो मी और इस तो ये क्लियरली ये होगा कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। ठीक है, जो प्योर मैट्रिक्स स्पेस नहीं है, ये एक स्पेशल स्पेस है और ये इस स्पेस का नाम है मिनकॉस्की स्पेस। नाउ एक चीज है कि हम इसको यूज करके हम एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे हम या इनर प्रोडक्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि नॉर्मल पहले जैसे हम ये किसी वेक्टर स्पेस में सब a1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक है, ऐसे एक वेक्टर था होता था v1। सपोज हमारे पास दूसरा वेक्टर है v2। ठीक है, सो इट इज a2 आई कैप प्लस या a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, तो हम v1 डॉट v2 करेंगे जब तो हमें क्या मिलता था a1 डॉट a2 प्लस a2 इंटू b2 प्लस
A3 into C2, ठीक। कुछ ऐसा टर्म्स मिल जाते, तो हम क्या करेंगे मेन कॉज की स्पेस में एग्जैक्टली इस तरीके से वेक्टर डिफाइन नहीं होता, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं होता, बिकॉज हमें ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक माइनस टर्म आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस हमें कुछ और एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है बेसिकली। और इनसे हम इसको कुछ ऐसे करेंगे, इसका इनर प्रोडक्ट कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि ठीक है। और इसको समथिंग को इसको कहते हैं मैट्रिक, ठीक है। और इस मैट्रिक का वैल्यू है -1, 0, 6। 1, 1 एंड 1, बाकी सारे वैल्यू जीरो होंगे। समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक। तो अल्टीमेटली तो हम क्या बोलना चाहते हो कि हम मैट्रिक्स में जो है इनर प्रोडक्ट कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे, और इसके लिए एक्चुअली हम टॉरिक टेंसर नोटेशन यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे आइदर विल, ये तो वैसे मैट्रिक्स मेथड हो गया, पर हम या इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस विल यूज समथिंग कॉल्ड एज टेंसर नोटेशन। तो इनर प्रोडक्ट को हम टेंसर नोटेशन से कैसे डिफाइन करेंगे? सो बेसिकली इनर प्रोडक्ट को हम टेंसर नोटेशन से ऐसे डिफाइन करते हैं। that's it. ओके। तो यार इन चीज़ों में और भी आगे बहुत डिस्कशन करनी है, तो एक काम करता हूँ मैं अभी फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, ये जब करता हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वापस इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।